एक बात याद रखिए, भारत में कानून का राज है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। किसका राज है? कानून। यहां व्यक्ति पावरफुल नहीं है, कानून पावरफुल है। हम कहते हैं हमारी राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है। राष्ट्रपति किसी को एक थप्पड़ मार सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन जल्लाद फांसी दे सकता कि नहीं दे सकता? तो पावरफुल क्या हुआ, कानून या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति महोदय अपने घर में किसी को एक दिन के लिए जबरदस्ती बैठा सकती है क्या? नहीं। लेकिन कोर्ट किसी को 50 साल के लिए जेल में बैठा सकता है कि नहीं? तो पावरफुल क्या है, कानून की राष्ट्रपति? याद रखिए, ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन अगर गाड़ी घटिया हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती। डॉक्टर बहुत अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन सीमेंट बालू घटिया हो तो घर सुरक्षित नहीं होता। हमारी माताएं बैठी हैं, खाना बनाना इनको बहुत अच्छा आता हो, तेल मसाला नकली हो, खाना अच्छा बन सकता है क्या? नहीं। वैसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक कानून अच्छा नहीं होता तब तक न घूसखोरी खत्म होती है, न जमाखोरी खत्म होती है, न मिलावटखोरी खत्म होती है, न कालाबाजारी खत्म होती है, न नशा तस्करी खत्म होती है, न मानव तस्करी खत्म होती है, न घुसपैठ खत्म होता है, न धर्मांतरण खत्म होता है, जनसंख्या विस्फोट उठता है, न अलगाववाद खत्म होता है, न कट्टरवाद खत्म होता है, न मजहबी उन्माद खत्म होता है, न धर्मांतरण खत्म होता है। कोई भी समस्या, न अलगाववाद, कोई भी समस्या खत्म नहीं होती। आखिर जो समस्या भारत में है वो चीन में क्यों नहीं? चीन में ये बांग्लादेशी क्यों नहीं चले जाते? ये चीन में रोहिंग्या क्यों नहीं चले जाते? भारत में क्यों आते हैं? आपके झारखंड में क्यों आते? अगर कोई समस्या भारत में है लेकिन जापान में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, चाइना में नहीं है, कोरिया में नहीं है, इसका सीधा सा मतलब हमारी दवाई घटिया है, उनकी दवाई अच्छी है। और सठे साठ्यम समाचरेत, यह हमारा सिद्धांत है। ये किसी और ग्रंथ, सठे साठ्यम समाचरेत, ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है, कुरान का सिद्धांत नहीं है, ये महाभारत का सिद्धांत है। विदुर जी ने बोला है, सठे साठ्यम समाचरेत, भय बिन होय न प्रीत, ये हमारा सिद्धांत है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरेत सिद्धांत को अपनाया, भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत को अपनाया, लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत को अपनाया और कठोर कानून बनाया, अच्छी दंड व्यवस्था बनाई, जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, मुकदमों का फैसला फटाफट करना शुरू किया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। और जिन्होंने झूठा मानवाधिकार दिखाया वहां बदहाली है और सारी अव्यवस्था है। 50 साल में सिंगापुर डेवलप हो गया, क्यों? एजुकेशन सिस्टम को बढ़िया बनाया, दंड व्यवस्था अच्छी बनाई, जुडिशियल सिस्टम को अच्छा बनाया। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चाइना जी जापान का गुलाम था। 50 साल में चाइना हमसे आगे निकल गया, क्यों? एजुकेशन सिस्टम अच्छा बनाया, पनिशमेंट सिस्टम अच्छा बनाया। जापान देखते देखते आगे निकल गया। अरे छोड़ो, वो रेगिस्तान जहां केवल बालू था, कुछ भी नहीं था, दुबई आज डेवलप हो गया कि नहीं हो गया? दिल्ली में चोरी लूट झपटमारी है, दुबई में चोरी लूट झपटमारी क्यों नहीं है? दिल्ली में घुसपैठिए आते हैं, दुबई घुसपैठिए क्यों नहीं जाते? मैं बार बार कहता हूं, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक सोच नहीं बदलेगी। इसलिए कानूनों को बदलना जरूरी है और घटिया कानूनों को खत्म करना जरूरी है। इसलिए आज 12 जनवरी 2024 से अब अंग्रेजी कानूनों की नहीं, कांग्रेसी कानूनों की बात होगी। और मैं आशा करता हूं कि 2024 खत्म होते होते कांग्रेसी कानूनों को भी
आपने अगर टीवी में देखा होगा तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। देखा होगा टीवी में आप लोगों ने। अभी 3 दिन उनकी तरफ से दलील पूरी हो गई, अगले हफ्ते हम लोगों की दलील शुरू होगी। अब मैंने पीआईएल फाइल किया। मैंने कहा भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है। यह माइनॉरिटी होता क्या है, माइनॉरिटी की डिफिनीशन क्या है। जब कहीं माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है तो फिर माइनॉरिटी कमीशन कैसे चल रहा है। जब कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैसे चल रहा है। जब कहीं माइनॉरिटी डिफाइन ही नहीं है तो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है। भाई एससी एसटी के लिए कोई स्कीम आती है तो पहले एससी एसटी डिफाइन किया गया ना। ओबीसी के लिए कोई स्कीम आई तो ओबीसी को डिफाइन किया गया। कुछ दिन पहले ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया तो ईडब्ल्यूएस को डिफाइन किया गया कि भाई जिसकी आय इतनी होगी, ये होगी, माता पिता ये होंगे, जो भी है, कुछ तो क्राइटेरिया बना। माइनॉरिटी का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन, न भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन। और आप सबका टैक्स का दिया हुआ करोड़ों रुपए माइनॉरिटी के नाम पे जा रहा है। और सबसे आश्चर्य की बात, आप लोग भी शांत होकर बैठे हुए। 500 रुपए जेब से निकल जाए तो टेंशन हो जाता, 500 रुपए कट गया, 500 रुपए कट गया। हर साल लाख रुपए टैक्स दे रहे और पूछ भी नहीं रहे मेरा पैसा जा कहां रहा है, सही काम में जा रहा है कि गलत काम में जा रहा है। जब रिलीजियस बेसिस पे डिवीजन हो गया भारत का, उसके बाद जब तय हो गया एक देश हिंदुओं का है, एक देश मुस्लिम्स का है, यही तय हुआ था ना। बंटवारे का कोई और कारण था क्या? नहीं, एक ही कारण था। एक ही कारण था, मैं पाक हूं तुम नापाक हो, मैं हलाल हूं तुम हराम हो। पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते। हम पाक हैं इसलिए हम पाकिस्तान बनाएंगे, तुम नापाक हो तुम यहीं रहो। डिवीजन का यही कारण था ना। जब ऐसा हो गया फिर ये माइनॉरिटी का सिस्टम क्यों आ गया? और कोई चीज अगर दी जाती है विशेष तो उसका एक पर्पज होता है। मान लो 3 बेटे हैं, एक बेटा अपाहिज है, पोलियो से ग्रस्त है, बहुत कमजोर है, और पिताजी ने बोला एक काम करना, ये जो पोलियो से ग्रस्त है इसको 1 गिलास दूध दे देना। इसका मतलब ये थोड़ी बोला कि बाकी दोनों बेटों को दूध ही मत देना, ऐसा तो नहीं है ना। बोले भाई ठीक है परेशान है, थोड़ा कमजोर है, इसको दूध दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों वालों को दूध का हिस्सा काट काट किसी को पिलाते रहो। यूएन कहता है एनी ग्रुप आर कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन इज माइनॉरिटी। ऐसा समूह संख्या में नगण्य हो, जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, जिसकी क्षमता एक पार्षद जिताने भर की न हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। और इसी डिफिनीशन को लेके एक मिस्टर जैन थे, बाल पाटिल, वो हाईकोर्ट गए, बॉम्बे हाईकोर्ट। बोले साहब यूएन में कहा गया है ना एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन। तो जैन तो यहां 1% से कम है, एक काम करो हमको माइनॉरिटी घोषित कर दो। हाईकोर्ट ने बोला ना ना ना, आप इंफीरियर तो हो संख्या में, 1% से कम हो, लेकिन आपका आर्थिक वजूद है, आप धंधा व्यापार करने वाले आदमी हो, आपका सामाजिक वजूद है, इसलिए आपको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही, बोले ना आपको नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह उसको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर गए। क्यों कर गए मैं बाद में बताऊंगा।
आर्टिकल 30 को संविधान में जुड़वाने वाले फिर वही हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित। इस बीज को बोने वाले वही हैं। और याद रखिए, बगीचे में आम का पेड़ आपने बो दिया और 20 साल तक उसको छोड़ दिया तो वो बढ़िया बढ़िया आम देगा। और आपने अगर बबूल का पेड़ बो दिया और 20 साल तक छोड़ दिया तो बड़े बड़े कांटे देगा। इसलिए आम के पेड़ को तो लंबे समय तक बगीचे में रखना चाहिए और बबूल के पेड़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या करना चाहिए। और बबूल के पेड़ को बगीचे से खत्म करना यह आम के पेड़ की ड्यूटी नहीं है। बबूल के पेड़ को उखाड़ के फेंकना यह माली की ड्यूटी है। जिस माली को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है, उस बगीचे की देखभाल करने के लिए, उस बगीचे में खरपतवार की सफाई करने के लिए यह उसकी ड्यूटी है। अगर बगीचे में कोई बबूल आ जाए उसको उखाड़ के फेंक दे। हमने ऐसे नहीं किया। हमने जो बबूल का पेड़ बोया गया, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट, उसको आज तक जिंदा रखा। और बोया किसने? प्रथम प्रधानमंत्री चाचा ने। मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट से यही कह रहा हूं, आप केवल इतना बता दो कि माइनॉरिटी कौन है। बस इतना बता दो, माइनॉरिटी 1% वाला है कि आधा % वाला है कि 2% वाला है, कितने % वाला। 1 लाख माइनॉरिटी कहलाएगा कि 2 लाख माइनॉरिटी कहलाएगा कि 1 करोड़ कहलाएगा कि 10 करोड़ कहलाएगा। अब थोड़ी दिक्कत तो आ रही है, सवाल थोड़ा कड़वा है, सवाल थोड़ा गंभीर है, इसलिए सबको थोड़ी थोड़ी समस्या आ रही है। इस सवाल का जवाब देने को माइनॉरिटी कौन है? हम कह रहे हैं माइनॉरिटी पे ऊपर खर्च करो, 5,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ खर्च करो। बस इतना बताओ माइनॉरिटी की कौन कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट 2002 में कह चुका है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता। ध्यान से, 2005 में सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने, 3 जजों की बेंच ने कहा जितने जल्दी हो सके माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म कर दो। 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा यूपी में कोई माइनॉरिटी नहीं है, यूपी में मुस्लिम्स का माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दिया। और वैसे भी भारत में पाकिस्तान से ज्यादा कम्युनिटी जो रहती है वो माइनॉरिटी बनी हुई। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, अफगानिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, तो वो माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? यहां 1% के फैसले से वोट जीत और हार होती है। जीते हुए सांसद और हारे हुए सांसद के बीच में जो वोट का फैसला होता है 1% का होता है। तो 10% वाला माइनॉरिटी कैसे हो गया? और बाकी तो छोड़िए, जो कम्युनिटी कश्मीर में 97% है वो माइनॉरिटी कैसे हो गई? जो कम्युनिटी नागालैंड में 90% है वो माइनॉरिटी कैसे हो गई? जो लक्षद्वीप में 97% है वो माइनॉरिटी कैसे हो गई? जो मिजोरम में 90% है वो माइनॉरिटी कैसे हो गई? जो मेघालय में 90% है माइनॉरिटी कैसे हो गई? अगर स्टेट वाइज चलिए तो 9 राज्य में तो हिंदू खत्म हो गए और 75 साल में खत्म हो गए। इसलिए मेरा यह मानना है अब समय आ गया है इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए। सबका साथ, सबका विकास, नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी। और चलो उस समय चाचा जी के समय में तो एक बार माइनॉरिटी मान सकते हैं, लेकिन जब बाद में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया तब माइनॉरिटी कैसे? क्योंकि सेकुलरिज्म और माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये एक साथ नहीं चलते, याद रखिए।
माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जरूरत अफगानिस्तान में है। क्यों? क्योंकि हिंदू वहां खत्म हो रहे हैं। अब तो केवल 20 बचे हैं, अब तो उसकी भी जरूरत नहीं। जो 20 बचे भाग आएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, इसकी जरूरत पाकिस्तान में है। क्योंकि जो हिंदू वहां 25% थे, अब केवल 1.5% बचे हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी की जरूरत है, कमीशन की जरूरत है, मिनिस्ट्री की जरूरत है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की जरूरत बांग्लादेश में है, क्योंकि वो सेकुलर देश नहीं है, सबको इक्वल राइट नहीं है, और जनसंख्या लगातार घट रही है। भारत जो एक सेकुलर भी हो गया, सारे राइट सबको एक समान, जीने का, खाने का, भोजन का, सोने का, मंदिर जाने का, मस्जिद जाने का, पूजा करने का, प्रार्थना करने का, पढ़ने का, नौकरी करने का, धंधे का, व्यापार का, सारे राइट एक समान सबको, कोई भेदभाव नहीं। फिर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों चल रहा है? ये खत्म होना चाहिए कि नहीं? ये नासूर खत्म होना चाहिए कि नहीं? और जानते हैं इस नासूर का दुष्परिणाम क्या हो रहा है? इस नासूर का दुष्परिणाम यह हो रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। एक झुग्गी में हिंदू रहता है, बगल वाली झुग्गी में मुस्लिम रहता है, बगल वाली झुग्गी में ईसाई रहता है। झुग्गी में रहने वालों की सबकी इकोनॉमिक स्टेटस तो एक ही है। अब हो क्या रहा है, जो झुग्गी में मुस्लिम है उसको 1000 रुपए वजीफा मिल रहा है, उसी बगल वाली झुग्गी में जो क्रिश्चियन है उसको भी 1000 रुपए वजीफा मिल रहा है, और जो तीसरी झुग्गी में हिंदू बैठा हुआ है वो उसको 1 रुपए नहीं मिल रहा है। आप जरा सोचिए, आपके टैक्स के पैसे की बंदरबाट कैसे हो रही है? तो अब वो गरीब क्या करे? कहते नहीं मरता क्या ना करता। उस 1000 रुपए की लालच में जब वो स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख देता है। और ये मैंने तमिलनाडु में देखा, केरल में जाके देखा। मेरी कन्वर्जन के ऊपर मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में, जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था तब पता चला कितना बड़ा खेल हो रहा है। वो 1000 रुपए जो वजीफा चाहिए, उस वजीफा की लालच में वो गरीब झुग्गी में रहने वाला उस पर क्रिश्चियन लिख देता है, और नहीं भी लिखता तो वो स्कूल वाला उसको समझा देता है। मिशनरी स्कूल वाला समझाता है कि नाम तो तुम रामकुमार रखो, रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख दोगे तो तुमको 1000 मिलेगा, और रिलीजन वाले कॉलम में हिंदू रखोगे तुमको 1 पैसा नहीं मिलेगा। आप सोचिए जरा, उस गरीब की हालत पे जाके सोचिए, वो हिंदू लिखेगा क्रिश्चियन लिखेगा, क्या लिखेगा? क्रिश्चियन। अब जिसका बच्चा पहली से लेकर 12वीं तक लगातार अपने आप को क्रिश्चियन आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसकी झूठ न पकड़ी जाए, उस झूठ अपने आप को बचाने के लिए अपने घर की सारी मूर्तियां गायब कर देता है। अपने आप को असली क्रिश्चियन दिखाने के लिए क्रॉस भी पहन लेता है। अपने 1000 रुपए वजीफे का महत्व समझिए आप। असली दिखाने के लिए मूर्ति गायब कर देगा, क्रॉस पहनेगा और बोलना भी शुरू करेगा मैं क्रिश्चियन हूं। जो बच्चा 10 साल 12 साल लगातार बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूं क्रिश्चियन हूं, वो पढ़ाई पूरी करते फिर कैसे कह देगा नहीं नहीं मैं तो हिंदू हूं? उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और जब उसको दिख रहा है हिंदू होने पे कोई फायदा नहीं, माइनॉरिटी होने पे फायदा ही फायदा, स्कूल में एडमिशन भी फ्री मिलेगा, कोचिंग भी फ्री मिलेगी, भोजन भी फ्री मिलेगा, हॉस्टल भी फ्री मिलेगा, सारा फ्री मिलेगा, तो हिंदू क्यों बनना चाहेगा? ये कानून बना के मक्कारी की गई, ये कानून बना के देश के साथ धोखा हुआ। नेहरू जी ने तो केवल 1950 में इसमें आर्टिकल 30 जुड़वाया था। उनका बचा खुचा काम उनकी बेटी ने उसको आगे बढ़ाया, उससे बचा खुचा काम उनके बेटे ने आगे बढ़ाया, और बिल्कुल जब लगा कि नहीं अभी और कुछ करना चाहिए तो बाकी काम नरसिम्हा राव ने कर दिया। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। उसने से भी नहीं पेट भरा तो 2004 में मनमोहन सिंह ने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बना दिया।
उतने से भी नहीं पेट भरा, 2012 में राइट टू एजुकेशन को अमेंड करके मदरसा और मिशनरी स्कूल को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या पढ़ाया जा रहा है, सरस्वती शिशु मंदिर की फंडिंग कहां से हो रही है, सरस्वती शिशु मंदिर में कितनी फीस आती है, कौन पढ़ाने वाला, कौन पढ़ाने वाला, यह सब ऑडिट करेंगे जिले के अधिकारी, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल है। लेकिन मदरसा और मिशनरी चूंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो जिले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, आपके झारखंड में हो सकता है कुछ और शब्द यूज करते होंगे, यूपी में उसको बीएसए कहते हैं, डीआईओस कहते हैं, यहां कुछ और शब्द यूज करते होंगे, बीएसए कहते हैं, बीएसए। हाँ, तो मदरसे में कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है, इसकी कोई ऑडिट नहीं होगी। भारत में लाखों मदरसे चल रहे हैं, आखिर उसकी किताब छपती कहां है, कोई बताए जरा। पब्लिशर आप तक सुना आपने कि प्रभात प्रकाशन छाप रहा है कि कौन सा प्रकाशन छाप रहा है, कभी सुना आपने? कभी किताब आपने मदरसों की देखी, वहां क्या पढ़ाया जा रहा है? नहीं। ऐसी कौन सी विद्या पढ़ाई जा रही है, ऐसा कौन सा सिलेबस है जिसका पेटेंट करा के रखा हुआ है, न पब्लिशर का नाम, न पढ़ाने वाले का नाम, न पढ़ने वाले का नाम? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। भारत में घटिया कानून बना बना के भारतीयता को खत्म करने की कोशिश की गई।